Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is आर्ट एंड कल्चर। और यहाँ पे हम ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 जितने भी चैप्टर्स है उसमें जितना भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे डेडिकेटली। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो इमेज दे रखी है एनसीईआरटी में वो है किंगडम्स ऑफ साउथ की और आउटर वॉल्स ऑफ होसाला टेम्पल की। तो अगर हम देखें जो कर्नाटका द्रविड़न ट्रेडिशन है जो कि डेवलप हुआ था 7th सेंचुरी के टाइम पे, ओके, और ये जो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ बादामी चालुक्य के स्टार्ट हुआ था टाइम पे, और ये मैच्योर हुआ था अंडर वेस्टर्न चालुक्य के टाइम पे। ओके, तो वेस्टर्न चालुक्य के टाइम पे हुआ था, या फिर उनको हम कल्याणी चालुक्य भी कह सकते हैं। किस टाइम पे ये प्रेवलेंट था? तो ये मैच्योर हुआ था 11th सेंचुरी में। और ये जो चालुक्य स्टाइल था इसको काफी ज्यादा परफेक्शन मिला एज एन इंडिपेंडेंट स्टाइल जब ये होयसाला के अंडर में आया था। होयसाला आर्किटेक्चर के अंडर में आया था जो कि हुआ था इन 13th सेंचुरी। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है जो आउटर वॉल ऑफ होसाला टेम्पल्स का जो एक दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टेम्पल में, इस टाइप के टेम्पल में वेरियस एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है दैट इज दी मकर तोराना। अब ये जो मकर तोराना का जो एलिमेंट है ये कहा जाता है कि इसके थ्रू आप मंडपा ऑफ द टेम्पल्स में जाएंगे और इसमें वेरियस स्कल्प्टेड इमेजेस होती थी, ठीक है ना, वेरियस स्कल्प्टेड इमेजेस होंगी ऑफ मकरा जो कि बेसिकली अगर हम कहें ओवरहेड वन टू द टेम्पल होंगी। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट था दैट इज द मंटपा। अब ये जो मंटपा एलिमेंट है ये होसाला टेम्पल्स का बेसिकली एक तरीके का फीचर्स है जिसमें आउटर मंटपा और क्लोज मंटपा, दैट इज आउटर मंटपा जो हो जाएगा ओपन मंटपा वो आउटर हो जाएगा, और जो क्लोज मंटपा है वो इनर मंटपा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सीलिंग्स अगर हम देखें मंटपा की वो हाईली ऑर्नेट होगी, ठीक है, तो काफी ज्यादा ऑर्नेट होगी इसकी जो सीलिंग होगी। और यहां पे माइथोलॉजिकल फिगर्स और फ्लोरल डिजाइन से इसको डेकोरेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखिए इस टाइप के जो पिलर्स दिख रहे हैं हमको, तो ये पिलर्स भी होंगे। अब यहाँ पे ये जो पिलर्स हैं जो मंटपास है होसाला टेम्पल का, वहां पे सर्कुलर पिलर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ईच पिलर जो है वहां पे 4 ब्रैकेट्स होते हैं इन दी टॉप जहां पे स्कल्प्टेड इमेजेस होती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो देखने को मिलता है दैट इज द सीला, और इसको हम विमाना भी कह सकते हैं, ठीक है ना, टेम्पल का विमाना। तो ये क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और विमाना है होसाला टेम्पल्स का, जहां पे अगर हम देखें तो ये इनसाइड से तो प्लेन होगा लेकिन आउटसाइड से इसको प्रोफ्यूजली एलाबोरेट किया जाता था वेरियस एलिमेंट से। नेक्स्ट जो एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ के टेम्पल्स में दैट इज द श्राइन। अब ये जो होसाला टेम्पल्स था जनरली अगर हम देखें तो एक से ज्यादा श्राइन्स होती थी, और ये जो टेम्पल्स हैं इनको बेसिकली एकाकुता या फिर द्विकुता की, अगर एकाकुता अगर हम देखें तो 1 श्राइन हो गई, द्विकुता 2 श्राइन्स हो गई, ऐसे ट्राइकुटा 3 श्राइन्स हो गई जो कि नंबर ऑफ श्राइन से रिलेटेड, तो वेरियस श्राइन्स भी देखने को मिलती हैं। दूसरा इस टाइम पे हमको डेवलपमेंट ऑफ कलश जो है, ठीक है ना, वो भी हमको देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ कलसा या फिर हम कलश कह सकते हैं। तो ये क्या होता था कलसा का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो जो होसाला टेम्पल्स थे वेरी नाइस एक वेस्ट शेप में ना वाटर पॉट होता था दैट स्टैंड्स टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द टेम्पल पे रखा जाता था वहां पे उसके टावर पे। नेक्स्ट जो है दैट इज दी शाला भांजिका। तो ये जो शाला भांजिका है ये एक तरीके का पेक्यूलियर फीचर है होसाला स्कल्पचर्स का। अब ओरिजिन अगर हम ट्रेस करें तो एक तरीके की ये माइथिकल वुमेन है फिगर, जहां की इनकी जो ओरिजिन होती है हमको बुद्धिस्ट स्कल्पचर से देखने को मिलती है। शाला भांजिका या फिर मंदानिका भी इनको कहते हैं। तो एक मैथोलॉजिकल विमेन से इनको रिलेट किया गया है जो कि बेसिकली काफी स्टाइलाइज्ड है फीमेल कैरेक्टर से, जो कि या तो एक ट्री के पास खड़ी होती है या फिर एक ब्रांच को पकड़े हुए खड़ी होती है। समटाइम्स दे आर पोर्ट्रेट्स एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज एज वेल सच एज म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। तो इस तरीके की एक मैथिकल विमेन को दर्शाया गया है। अब ये जो स्कल्प्टेड फीचर्स होते थे बेसिकली ये हमको कहां मिलते थे? जो सर्कुलर पिलर्स थे उनके ऊपर जो 4 ब्रैकेट्स होते थे वहां पे इनको प्लेस किया गया है, दैट इज द टॉप ऑफ द पिलर्स ऑफ होसाला टेम्पल्स। ओके, बिसाइड दिस अगर हम देखें ईस्ट साइड ऑफ मकर तोराना वो हेवीली स्कल्प्टेड होता था विद द फिगर्स ऑफ शाला भांजिका। तो एग्जैक्टली अगर आएगा तो शाला भांजिका है क्या, तो अब आपको पता है शाला भांजिका है क्या। ओके, नेक्स्ट आता है कीर्तिमुख। अब ये जो कीर्तिमुख है यहां पे अगर हम देखें तो द फिगर ऑफ कीर्तिमुख ये ऑर्नेट्स होता है विमाना ऑफ सम होसाला टेम्पल्स में। ओके, अगर हम इन टेम्पल्स का मिथिकल प्रेजेंटेशन देखें तो कंपेयर करें नो अदर डायनेस्टी जो है बेसिकली वो प्रेजेंट कर पाई हिंदू माइथोलॉजी को
इस सच एक्सट्रीम ब्यूटीफुल स्कल्प्टेड एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म में, जैसे कि होयसाला डायनेस्टी ने किया था। साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर्स हमें वेरियस एपिक से भी देखने को मिलती हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या फिर पुराणास हो, ठीक है ना, जो कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं या फिर यहाँ पे जो स्टोरीज हैं वो डेकोरेटेड करी थी इन दी वॉल्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स। और साथ ही साथ एट द एंट्रेंस ऑफ बरकातोराना में वेरियसली सीन्स जो है डिपिक्टेड किए गए फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी से, और इसको सिक्वेंशियल मैनर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहा कि अगर आप क्लॉकवाइज आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किन किन सिक्वेंशियल मैनर्स में माइथोलॉजी में ये जो है सीन्स को डिपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ हम जनरल डेकोरेशन की अगर हम बात करें, सो बिसाइड्स मिथिकल प्रेजेंटेशन, जो वॉल्स हैं होयसाला टेम्पल्स की, उनको डेकोरेट किया गया है विद लाइव पैलेस ऑफ म्यूजिशियंस, डांसर्स और एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, अदर एलिमेंट्स को भी लाया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिस्टिक प्लान, तो इसका जो आर्टिस्टिक प्लान अगर हम नोट करें तो जो श्राइन है होयसाला टेम्पल की, उसको जनरली एक तरीके से कहा जाता है स्टीलिएट, स्टार शेप पे, स्टीलिएट शेप, स्टार शेप है। समटाइम्स बेसिकली स्टैगर्ड स्क्वायर प्लान भी विजिबल होता है। अब यहाँ पे एरोटिका की इमेजेस की अगर हम बात करें तो हमको ये देखने को मिलता है कि इन सम टेम्पल्स जो होयसाला डायनेस्टी हैं, इरोटिकल स्कल्पचर्स को भी हमको बेसिकली देखने को मिलता है। अब ये जो था इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सप्त ट्रेडिशन, ओके, यहाँ पे सप्त ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है जो कि प्रिवेलिंग होगा एट दैट टाइम में। साथ ही साथ इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है चोला एंड चालुक्यन आर्ट्स का, ओके। तो चोला एंड चालुक्यन आर्ट्स का अगर हम इन्फ्लुएंस देखें, जो डेकोरेशन था वेस्टर्न चालुक्य जो कि कल्याणी थे, उन्होंने काफी ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया था होयसाला डेकोरेशन का। अब जो पिलर में अगर हम देखें, ये जो पिलर है, पिलर इमेज जिसको हम स्तंभ कहते हैं, बुद्धि लिकास कहते हैं, वो हमको होयसाला आर्ट्स में दिखती है। साथ ही साथ एविडेंस है चोला और चालुक्यन आर्ट में भी। और जो फेमस जो दैट इज दी चेन्नई केशवा जो टेम्पल है, वहां पे जो मोहिनी की जो इमेज बनाई गई है, ठीक है ना, वो हमको वन ऑफ द पिलर्स इन मंटपा में देखने को मिलता है और एक फाइन एग्जाम्पल है चोला आर्ट का इन होयसाला आर्ट। अब यहाँ पे हमने देख लिया इन्फ्लुएंस, देख लिया चोला एंड चालुक्य आर्ट का, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं होयसाला और चालुक्य आर्ट का। तो जो होयसाला आर्टिस्ट थे बेसिकली वो ऑर्नामेंट करते थे बोथ टॉप और साथ ही साथ सरफेस ऑफ द पिलर्स। इन कंट्रास्ट जो चालुक्यन आर्टिस्ट थे वो जो टॉप था वो प्लेन रखते थे और सिर्फ जो डेकोरेट करते थे ओनली दी सरफेस। तो इस तरीके से उनके में डिफरेंस भी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए कि इन्फ्लुएंस ऑफ चोला एंड चालुक्य आर्ट और डिफरेंस बिटवीन दी होयसाला एंड चालुक्य आर्ट। नेक्स्ट जो इमेज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉइन, और ये जो कॉइन्स हैं ये राजेंद्र चोला कॉइन्स हैं, राजेंद्र चोला कॉइन्स, ओके। सो चोला डायनेस्टी जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री में। और जो चोला डायनेस्टी है वाज द तमिल डायनेस्टी जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थी अंटिल दी कहां तक, दैट इज दी 13th सेंचुरी। अब ये जो कॉइन का जो वेट है इट वाज रफली अराउंड 4.27 kg, और किसने शूट किया था, दैट इज द राजेंद्र चोला फर्स्ट ने ड्यूरिंग द रेन इन द चोला एम्पायर, ओके। नेक्स्ट जो है ये है बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम देखें जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजौर का, इसको हम राजराजेश्वरम या फिर पेरुवुदायर कोयल भी कहते हैं, ओके। तो ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है किसको, एज ए नेम जो हमको लग रहा है दैट इज द शिवा को डेडिकेटेड है। और लोकेटेड कहां है, ये लोकेटेड है थंजुवुर में, और वो कहां पे इंटर्न लोकेटेड है, दैट इज इन दी तमिलनाडु में लोकेटेड है, ओके। साथ ही साथ ये फॉलो करता है द्रविडियन आर्किटेक्चर को, द्रविडियन आर्किटेक्चर को ये फॉलो करता है, ओके। और इट इज कॉल्ड दक्षिणा मेरू, इसको दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है। और सिंपल अगर हम कहें मेरू ऑफ द साउथ, किसने बनाया था इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द राजा चोला फर्स्ट ने बनाया था इनको। टाइम पीरियड क्या था, 1003 से 1010 एडी के बीच में। अब ये जो टेम्पल है ये पार्ट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है ना, और जिसको इस नाम से भी जानते हैं कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। अलोंग विद जो चोला डायनेस्टी है इनका जो एरा है गंगई कोंड चोलापुरम टेम्पल है, और जो अरिबतेश्वरा जो टेम्पल है बेसिकली वो यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो बेसिकली ग्रेनाइट यूज हुआ है,
यहाँ पे जो टेम्पल बिल्ड करने में। साथ ही साथ इसका जो विमान टावर है बेसिकली एबव द सेंटम, ये एक तरीके से कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द टॉलेस्ट है इन साउथ इंडिया में। अगर हम विमान देखेंगे तो काफी एम्फेसाइज किया जाता था द्रविडियन आर्किटेक्चर में, ठीक है, और स्पेशली टेम्पल्स में। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द गोपुरम ऑफ ए टेम्पल। तो गोपुरम ऑफ ए टेम्पल की अगर हम बात करें तो जो टेम्पल है वो उसको सराउंड किया जाता था गोपुरम्स। अब ये गोपुरम्स है क्या, तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि एक तरीके की ये गेटवे टावर है, ये गेटवे टावर है। तो यहाँ पे 14 गोपुरम है, जो टॉलेस्ट ऑफ विच अगर हम देखें तो फेमस सदर्न टावर है बेसिकली, दैट वाज राइजेस टू ओवर 170 फीट जिसकी हाइट है और 52 मीटर है। और ओल्डेस्ट गोपुरम अगर हम इस टेम्पल का बात करें तो वो बना था 1238। ओके, सो देयर आर 5 आउटर टावर्स जो रेंजिंग है फ्रॉम 147 फीट से लेकर 170 फीट हाइट तक के, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल की बात कर रहे हैं और यहाँ के गोपुरम की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो इमेज है दैट इज द लॉर्ड नटराजा की ये इमेज। ओके, दैट इज लॉर्ड। अब ऑल्दो हिस्ट्री में काफी करंट अफेयर्स कम होते हैं बट इसको हम करंट से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये जो एंटीक पंच लोहा है दैट इज एन अलॉय ऑफ गोल्ड है इसमें, ठीक है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है और आयरन है, इसलिए इसको पंच लोहा कहते हैं। ये आइडल है लॉर्ड नटराज की जो स्टोल हो गई थी टेम्पल, जो कि सदर्न तमिलनाडु में है और इसको स्मगल करके ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था 37 ईयर्स अगो। अब फाइनली बेसिकली इसको ब्रॉड में और वापस लेके आया गया है इंडिया में, ठीक है। अब नटराजा के बारे में बात करते हैं तो नटराजा को ये कंसिडर किया जाता है कि ये लॉर्ड ऑफ डांस है, लॉर्ड ऑफ द डांस है ये। ओके, सो ये जो हिंदू गॉड शिवा है इन इस फॉर्म, ये एक कॉस्मिक डांसर है, कॉस्मिक डांसर है। इनको रिप्रेजेंट किया गया है मेटल या फिर जो स्टोन में भी हमको देखने को मिलते हैं और स्पेशली शैवाइट टेम्पल्स में, पर्टिकुलरली जो है सदर्न इंडिया में काफी ज्यादा इनको माना जाता है। और ये एक तरीके के इंपॉर्टेंट पीस थे और एक तरीके से डेकोरेटिंग एलिमेंट थे चोला स्कल्पचर के। ओके, फीचर्स देखते हैं सम ऑफ द नटराजा स्कल्पचर्स के। अगर हम अपर राइट हैंड देखें, ठीक है ना, अपर राइट हैंड देखें तो वहां पे हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पे दैट इज डमरू उनके हाथ में है, ठीक है। और ये जो डमरू है ये क्या दर्शाता है, ये जो डमरू है ये दर्शाता है दैट इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं साउंड ऑफ क्रिएशन। अब ये जो साउंड ऑफ क्रिएशन है बेसिकली ऑल क्रिएशन अगर हम बात करें तो वो यहीं से निकला है, स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ द डमरू। अपर लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें तो अपर लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो वहां पे इटर्नल फायर है ये, ठीक है ना, इटर्नल फायर। अब ये जो इटर्नल फायर है ये रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन। अब ये डिस्ट्रक्शन को क्यों रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज डिस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो ये प्रिकर्सर है और इनएविटेबल है काउंटर पार्ट ऑफ क्रिएशन का। ओके, लोअर राइट हैंड की अगर हम बात करें तो वो जो है यहाँ पे एक देखो आपको मुद्रा देखने को मिल रही होगी थी ना, तो ये है अभय मुद्रा में, वेरियस मुद्राएं हैं और ये आपने स्पेशली बुद्धा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक अभय मुद्रा है जो कि सिग्निफाई करती है बेसिकली बेनिडिक्शन एंड रीअश्योर्ड की डिवोटीज की आप हमसे अफ्रेड ना होइए। जो लोअर हैंड है वो अगर हम देखें जो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द अपरेज्ड फूट, ये जो है ना अपरे दैट इज द अपरेज्ड फूट जो है इसकी तरफ पॉइंट करती है और ये इंडिकेट करती है पाथ ऑफ सैल्वेशन, दैट इज पाथ ऑफ सैल्वेशन को ये इंडिकेट करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शिवा है वो डांसिंग फिगर है, ठीक है, और किस पे है, ये एक स्मॉल डॉर्फ पे है। अब ये जो डॉर्फ है ये सिंबलाइज करता है इग्नोरेंस, साथ ही साथ ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल का ये डिनोट करता है। अब यहां पे जो तो मैटेड फ्लोइंग ब्लॉक्स जो है शिवा के, दैट इज ये जो बाल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं गंगा को और रिवर गैंजेस को। ओके, इन ऑर्नामेंटेशन अगर हम बात करें तो शिवा के कान में दैट इज अगर हम बात करें जो इयरिंग्स हैं, ठीक है ना, एक में मेल इयरिंग है और अदर में फीमेल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जिसको हम नाम से जाते हैं दैट इज द अर्थ नारेश्वर, ठीक है। तो इसको हम इस नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो स्नेक ट्विस्टेड है इनके आर्म में, ठीक है ना, जो स्नेक ट्विस्टेड है ये वाला जो स्नेक है, ये जो ट्विस्टेड आर्म में ये क्या डिनोट करता है, बेसिकली ये सिंबलाइज करता है कुंडलिनी पावर या फिर कुंडली पावर।
जो कहा जाता है कि जो हमारे ह्यूमन स्पाइन में रहती है लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेज में रहती है। अगर इसको जगा दिया जाए तो बेसिकली एक जो पर्सन है उसको अटेन हो जाएगा ट्रू कॉन्शियसनेस। ओके, साथ ही साथ ये जो अगर हम पूरा नटराज की जो इमेज देखें, ये किसके साथ सराउंडेड है, ये जो एक निम्बस है, दैट इज एक तरीके की ग्लोइंग लाइट्स है। ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है और सिंबलाइज करती है कि अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, कि जो टाइम है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। दैट इज द वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज महमूद ऑफ गजनी के कॉइन है, ये गजनी कॉइन है। तो यहां पे अगर देखें तो इन्होंने कॉइन्स को इशू किया था और इसमें कलमा लिखा हुआ था, ठीक है ना। कलिमा इस्लामिक एक्सप्रेशन ऑफ फेथ का है जो कि इंस्क्राइब था अरेबिक में और जिसका टाइटल था दैट इज द लीडर ऑफ द फेथफुल ऑन द ऑब्जर्व्स। 1 सिल्वर दिरहम भी इशूड किया था उन्होंने महमूद ने, दैट इज द 418 में फ्रॉम महमूदपुर। वो यूनिक बाइलिंगुअल लेजेंड में था जिसमें कलमा अरेबिक में था और उसके ऑब्जर्व्स में, और इसका जो ट्रांसलेशन था संस्कृत इसके रिजर्व में। नेक्स्ट जो है ये है सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है ना। तो यहां पे भी ये न्यूज से क्यों रिलेटेड है, ये भी हम करंट से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज एक है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, जो कि क्लीन एनर्जी उसको एम्फोसाइज करती है। तो उन्हें एक कंप्लीट सोलराइजेशन किया जाएगा कोणार्क सन टेम्पल का, जितनी भी लाइट्स उसको चाहिए तो वो सोलराइजेशन के थ्रू और क्लीन एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। और ये लोकेटेड कहां पे है, ये ओडिशा में लोकेटेड है, ये टेम्पल सन टेम्पल एट कोणार्क ओडिशा में लोकेटेड है। टेम्पल के बारे में बात करें तो इस टेम्पल को 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये जो कोणार्क टेम्पल है बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है एक ये जाइगेंटिक चैरियट है। ओके, इसको इस शेप में बनाया गया है, जाइगेंटिक, एक ये चैरियट है सन गॉड का, जो सूर्य भगवान है उनका एक चैरियट है, जहां पे 12 पेयर्स ऑफ इक्विसिटली ऑर्नामेंटेड व्हील्स देखने को मिलते हैं। एक तरीके से ये लगता है कि ये व्हील्स पे टेंपल है और एक तरीके से ये मूविंग चैरियट है जिसको जो पुल कर रहे हैं 7 हॉर्सेस। ओके, इस तरीके का हमको ये देखने को मिलता है। अब ये किसने बनाया था, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बनाया था किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने, जो कि ग्रेट रूलर है गंगा डायनेस्टी के। और ये जो टेंपल है ये भी इंक्लूडेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और आया था ये 1984 में, बिकॉज इसकी जो आर्किटेक्चरल ग्रेटनेस है और साथ ही साथ इसका जो सोफिस्टिकेशन है और इसमें स्कल्पचर जो वर्क है उसके लिए आया था ये। अब ये जो टेंपल है इसमें हमको ब्लेंड देखने को मिलता है कलिंगा आर्किटेक्चर का भी, कलिंगा आर्किटेक्चर का भी एक क्लियरली हमको ब्लेंड देखने को मिलता है कलिंगा आर्किटेक्चर का, जो एक हेरिटेज है और एक्सोटिक बीच और सैलियंट्स नेचुरल ब्यूटी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो टेंपल है इट वाज प्रोटेक्टेड अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशिएंट्स मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, यानी सिंपली अगर हम बात करें तो AMASR एक्ट जो कि 1958 का है और इसके जो रूल्स है 1959। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक्ट हो जाता है बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है कि ये जो हेरिटेज है हमारी इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, अब ये जो कोणार्क है ये जो थर्ड लिंक है ओडिशा का गोल्डन ट्रायंगल का, फर्स्ट जो लिंक है इसमें आ जाता है हमारा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी आ जाएगा। सेकेंड लिंक भुवनेश्वर में है जो कि कैपिटल सिटी है ओडिशा की। ओके, और साथ ही साथ इस टेंपल को हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। अब ये ब्लैक पगोड़ा क्यों कहते हैं क्वेश्चन आएगा, तो इट इज बिकॉज इसका जो डार्क कलर है ओके, और इसको यूज किया जाता है एज ए नेविगेशनल लैंडमार्क जो कि एंशिएंट सेलर्स टू ओडिशा जो करते थे। सिमिलरली जो जगन्नाथ टेंपल इन पुरी है उसको व्हाइट पगोड़ा कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्लैक पगोड़ा क्या है और व्हाइट पगोड़ा क्या है। अब मैंने दोनों को ही डिफरेंस जो था वो बता दिया। साथ ही साथ इट रिमेन्स अ मेजर पिलग्रिम साइट है फॉर हिंदूज के लिए, बेसिकली हु गैदर एवरी ईयर फॉर द चंद्रभागा मेला वहां पे लगता है अराउंड द मंथ ऑफ द जनवरी। नेक्स्ट जो है दैट इज द लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक इंक्वायरी करी है जो डेमोलिशंस हुए थे, जो किए थे उन्होंने भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो उनकी बीडीए थी वहां पे अराउंड दी, और ये जो है दैट इज अ 12th सेंचुरी लिंगराज टेंपल है। अब थोड़ा सा इशू देखते हैं कि इशू क्या था। सो अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो कस्टोडियन है लिंगराज श्राइन के, बिकॉज एंशियंट ये आपका क्या है, एक हमारा आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स है, हेरिटेज है हमारी, तो इसके कस्टोडियन क्या है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि प्रोटेक्ट करती है इसको। अगेन अभी जो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज AMASR एक्ट में, ठीक है। और ये क्या है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है। अब यहाँ पे जो लोकल म्युनिसिपल ऑफिशियल्स थे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी यहाँ पे डेमोलिशंस करने की आसपास के एरियाज में। अगर हम ASAMR के एक्ट की बात करें, दैट इज दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, तो ये कहता है कि जो 100 मीटर है ना सर, 100 मीटर एरिया जो एक मॉन्यूमेंट्स के आसपास का है, उसको डिक्लेयर किया गया है प्रोहिबिटेड जोन। वो एक तरीके का प्रोहिबिटेड जोन है, और साथ ही साथ जो 200 मीटर्स का जो है वो उसका पेरिफेरी जोन है, ओके। और ये रेगुलेटेड एरिया है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, कोई रिनोवेशन वर्क हो गया, सो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रिपेयर वर्क होता है यहाँ पे पेरीफेरी में, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी कहां से, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। तो ये तो न्यूज की बात, करंट की बात, थोड़ा सा टेंपल की बात कर लेते हैं। तो ये जो लिंगराज टेंपल है ये किसको डेडिकेटेड है, नेम सजेस्ट, शिवा, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है, ठीक है ना। इसको किंग किसने बनाया था, तो इसको बनाया था किंग जजती केशरी, जो कि थे सोमा वंश के। और यहां पे इसका एलिमेंट कौन सा यूज हुआ था इसमें, दैट इज द रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया था इसमें यहां पे। और ये क्लासिक एग्जांपल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, दैट इज द कलिंगा आर्किटेक्चर का ये एग्जांपल है। लोकेटेड है ये नॉर्थ ऑफ द टेंपल, दैट इज द बिंदुसागर लेक में, ओके। अब यहाँ पे जो टेंपल है, यहाँ पे इमेजेस हमको देखने को मिलती है विष्णु जी की भी, पॉसिबली बिकॉज जो कि राइजिंग प्रोमिनेंस था उस टाइम पे, क्योंकि जगन्नाथ सेक्ट का, तो इसलिए हमको वहां पे विष्णु जी की टेंपल्स की इमेजेस देखने को मिलती है, जो कि इमिनेटिंग था फ्रॉम द गंगा रूलर्स हु बिल्ट द जगन्नाथ टेंपल इन पुरी, कब, 12th सेंचुरी में। नेक्स्ट जो है, ओके, तो ये दिलवारा टेंपल है, दिलवारा टेंपल। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमको देखने को मिलता है जो माउंट आबू राजस्थान में है उसको जाना जाता है दिलवारा टेंपल, जो कि किससे डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है जैन तीर्थंकर्स को, तीर्थंकर्स को। अब ये जो है इट वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सोलंकी रूलर्स, ओके। और इसको बिल्ड किसमें किया गया है, इसको बिल्ड किया गया है प्योर व्हाइट मार्बल में, और साथ ही साथ ये एडॉन्ड है विद एक्विजिट स्कल्पचर्स इसमें है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिच स्कल्पचर डेकोरेशंस है इसमें काफी ज्यादा डीप अंडर कटिंग है, तो एक तरीके का लेस लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, लेस लाइक अपीयरेंस। और दिलवारा टेंपल जो है ये इसलिए भी फेमस है, इट इज बिकॉज यहाँ पे जो यूनिक और डिस्टिंक्ट पैटर्न मिलता है हमको ईच सीलिंग में, और जो ग्रेसफुल ब्रैकेट की जो फिगर्स हैं उसमें डूम सीलिंग्स हैं, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे। नेक्स्ट टेंपल है दैट इज दी कंदरिया महादेव टेंपल है। अब कंदरिया में महादेव की टेंपल की बात कर लेते हैं, तो ये लार्जेस्ट है एंड मोस्ट ऑर्नेंट टेंपल है खजुराहो का। तो ये कहां लोकेटेड है, दैट इज द खजुराहो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, और इज द कंदरिया महादेव। और ये डेडिकेटेड किसको, एज अ नेम सजेस्ट, ये शिवा को डेडिकेटेड है, ओके। और ये प्रोबेबली कंस्ट्रक्ट किया था बाय किंग विद्याधरा बिटवीन 117 से लेकर 1029 तक, ओके। अब ये जो टेंपल है इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंपल्स जो कि प्रिजर्व है फ्रॉम द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो टावरिंग शिखर है, इस तरीके का ये जो शिखर आपको दिख रहा है ये टावरिंग शिखर है, और इसके साथ ही साथ सब्सिडरी यहाँ पे एक अलग अलग इसके साथ रेप्लिकास देखने को मिलते हैं, जो कि इसको क्लस्टर करते हैं वेरिंग हाइट्स में, और एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं ग्रैंड एनालॉगी टू द माउंट कैलासा,
to the Mount कैलासा, जो कि है शिवा की अबोट को। अब ये जो टेंपल है इस ओवर 100 फीट यानी 30 मीटर्स की अगर हम बात करें टॉल है, और इसकी मोन्यूमेंटेलिटी की बात करें इस कीपिंग विद द ट्रेंड्स इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया एट ऑल टाइम। अब ये जो कंदरिया महादेव टेंपल है बेसिकली इसको अडॉर्न्ड है ऑन ऑल साइड्स, जहां पे सेलेस्टिकल निम्स देखने को मिलती हैं, हमको मिथुनास देखने को मिलते हैं और वेरियस डीटीज देखने को मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे ओवर 600 फिगर्स को इसको कार्व किया गया, जो इसका एक्सटीरियर है टेंपल का। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से इसको कार्व किया गया है यहाँ पे, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द टेंपल्स एंड मोर देन 200 इनसाइड। और ये किस पैटर्न में बना हुआ है, तो ये अगर हम देखें तो ये पंचायतना स्टाइल में बना हुआ है। अब ये पंचायतना स्टाइल क्या होता था, तो मैं ब्रीफ में अगर बताऊं, बेसिकली यहां पे एक मेन डीटी है, ठीक है ना, और यहां पे उनके कंसॉर्ट हैं जो कि उनसे रिलेटेड है। तो ये पंचायतन मेन डीटी है और आसपास जो है उनके, दैट इज उनके कंसॉर्ट हैं, उनसे रिलेटेड जो गॉड्स हैं उनको रखा जाता। तो ये पंचायतन स्टाइल था। इन दिस लेआउट इट इज सिमिलर टू द कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। तो ये खजुराहो का है वैसे, लेकिन इस स्टाइल में ये कलिंगा का जो पैटर्न है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आ जाएगा टूम्ब ऑफ फिरोज, टूम्ब है ये फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है ना। दैट इज अगर हम बात करें हौस खास दिल्ली में, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है हौस खास में, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स है फिरोज शाह तोम का, जिन्होंने ये बिल्ड किया था अपने आप, उनकी अपनी डेथ से पहले। और वो उनकी अगर हम डेथ देखें तो फिरोज शाह तुगलक की कब हुई थी, दैट इज हुई थी 1388 में। एंड इनकी जो टूम है इसको काफी पहले ही बना लिया गया था 1350s में। अब ये जो टूम है ये यहाँ पे हाउसेज हैं इनके ओन, और इनके जो सन है और ग्रैंडसन के टूम भी इनके यहीं पे है। अब ये जो टूम है इट वॉज लेटर रिनोवेटेड बाय द सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने किया था। अब इसी के पास एक हौज खास है, और ये हौज खास क्या है, एक तरीके की लेक है जो कि बिल्ड करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसको रिपेयर किया था फिरोज तुगलक ने। एंड यहाँ पे मदरसा है और कॉलेज बिल्ड बाय हिम फॉर द रिलीजियस स्टडीज। नेक्स्ट ये है सिकंदर लोधी की टूम। ओके, सो इनकी जो टूम है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और ये एक तरीके का ग्रेट स्पेसिमेन है इंडो इस्लामिक आर्ट का, इंडो इस्लामिक आर्ट का यहाँ पे हमको एलिमेंट देखने को मिलता है। अब ये जो टोम है सिकंदर लोधी की, ये किसने बनाई थी, तो इट वाज बिल्ड बाय इनके जो संत, दैट इज इब्राहिम लोधी। अब किस ईयर में बनाई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1517 में बनाई थी। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं वो इसका एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, दैट इज द डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं ये हमको देखने को मिलती हैं, और ये रिटन है ऑन दी वॉल्स ऑफ द सिकंदर के टोम में। सिकंदर लोधी जो है वॉज द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, और इनका जो रेन है दैट इज इन्होंने रूल किया था, ये किया था 1489 से लेकर 1517, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल सिटी थी दैट इज दी आगरा, वहां से उन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज ये आ जाएगा विजय स्तंभ, ये है विजय स्तंभ। तो ये जो विजय स्तंभ है इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये किसने बनाया था, तो ये राणा कुंभा ने बनाया था। अब ये जो विजय स्तंभ है बेसिकली एक तरीके का ये इंपोजिंग विक्ट्री मॉन्यूमेंट है जो कि लोकेटेड है चित्तौड़ में, इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि लोकेटेड है इंटर्न राजस्थान में। अब ये जो टावर है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय मेवाड़ किंग राणा कुंभा ने, और कब करवाया था, ये करवाया था 1448। अब मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, और सिंपली मेन क्यों करवाया था, तो वो कमेमोरेट करना चाहते थे इनकी जो विक्ट्री इन्होंने करी थी कंबाइंड आर्मीज ऑफ मालवा पे, साथ ही साथ गुजरात, दैट वॉज लेड बाई महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज ये जो क्वाइंस हैं, क्वाइंस ऑफ बहामनी किंग फिरोज शाह, तो क्वाइंस ऑफ बहामनी किंग फिरोज शाह,
अब ये जो फिरोज शाह थे ये लास्ट किंग थे जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम कालाबुर्गई एंड रिलीज किए थे 2 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 6 कॉपर कॉइन्स को। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है दैट इज द एलिफेंट स्टेबल इन हम्पी, एलिफेंट स्टेबल जो कि लोकेटेड है हम्पी में, ठीक है ना। ये एक इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये यूज किया जाता था टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर द रॉयल एलिफेंट्स होते थे। और कहां पे, जो हम्पी है वो लोकेटेड, यस आपने करेक्ट किया है, दैट इज द विजयनगर। ये जो विजयनगर एम्पायर का पार्ट है ये, और यहां पे जो एलिफेंट स्टेबल है ये लोकेटेड है इन एन एरिया दैट लाइज जस्ट आउटसाइड द जिनाना एनक्लोजर। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्ट्रक्चर है दैट हैव नॉट सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज, जो कि हुआ था ड्यूरिंग द मुगल अटैक ऑन द हम्पी, और जिसने बेसिकली एक तरीके से डाउनफॉल भी किया था विजयनगर एम्पायर का। कब किया था डाउनफॉल और कौन सा बैटल था वो, ठीक है ना, राक्षस तलीकोटा, और कब किया था 1565 में। ओके, अब यहाँ पे जो फेमस बैटल था राक्षसा तलीगुडी या फिर राक्षसा तलीकोटा, कुछ भी आप कह सकते हो, यहाँ पे जो एंशिएंट स्टेबल था ये मेजर अट्रैक्शन है अभी भी अमंग द टूरिस्ट इवन टुडे। नेक्स्ट ये जो है दैट इज द टूम ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जो कि अजमेर में है। ओके, तो ये जो अजमेर श्रीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट अगर हम देखें इंडिया में है, और ये अबोर्ड है किसका, सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो कि थे उनका टाइम पीरियड दैट इज दी 1192 से 1236 AD तक, जो एंड कंटेन हिज इनकी टोम है। अब ये जो श्राइन है इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था मुगल एम्परर हुमायूं ने। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था। वाइल जो सब्सिक्वेंट रूलर्स थे सच एज अकबर हो गए या फिर शाहजहां हो गए, उन्होंने भी बॉर्ड इस इनको यहाँ पे बिल्ड किया था मॉक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे, तो लेकिन मेन जो कंस्ट्रक्ट किया था किसने, हुमायूं ने, और सब्सिक्वेंट रूलर जो अकबर और शाहजहां थे उन्होंने मॉस्क को बिल्ड किया था इस कॉम्प्लेक्स में। साथ ही साथ मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मार्बल टॉम्स है लाइज वो सेंटर कॉम्प्लेक्स में है, और इसको इट वॉज सराउंडेड बाई दी मार्बल स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द गुरु नानक, और इनके जो डिसाइपल्स हैं ये इमेज दे रखी है आपके। तो गुरु नानक आपको पता है फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, ओके, और बेसिकली इज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज थे। इनका जो बर्थ है सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज ए गुरु नानक गुरुपर या फिर कटक। ये जो अनदर नेम है प्लीज डू रिमेंबर पूरनमासी, द फुल मून ऑफ कटक दैट इज अक्टूबर नवंबर में। अब साथ ही साथ नानक जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ट्रैवल किया था फायर एंड बाइट अक्रॉस एशिया, साथ ही साथ टीच किया था पीपल को जो मैसेज है दैट इज द एक ओमकार, दैट इज वन गॉड, एक गॉड है। ओके, साथ ही साथ बेसिकली अगर हम कहें तो हु ड्वेल्स इन एवरी वन ऑफ हिज क्रिएशन और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इटर्नल ट्रूथ, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली उनमें एक यूनिक स्पिरिचुअल साथ ही साथ सोशल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो था बेस्ड ऑन इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लव, गुडनेस एंड वर्च्यू देखने को मिलता है हमको सिखिज्म में। तो काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये रिलीजन था। नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जैसी, ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये मलिक मोहम्मद जो जैसी है ये जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये अवधी लैंग्वेज में जो है बाई सूफी पोएट मलिक मोहम्मद जैसी, उन्होंने एक पद्मावती जो लिखी थी दैट इज ऑथर है पद्मावती, और इन्होंने ये अवध लैंग्वेज में लिखी थी। और ये है क्या, तो एक तरीके से देखें तो ये एक टेल ऑफ लव, हीरोइज्म और सैक्रिफाइस का एक तरीके से हमको एक एलिमेंट देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इनके राइटिंग्स में दैट इज पद्मावत में। ओके, और ये फेनेस्टिकल एलिमेंट्स भी हैं जो कि गिवन दिए गए हैं इसमें ताकि एक लार्जर देन लाइफ इमेजिनरी को रिप्रेजेंट किया जाए। अब ये जो पोएम है ये नरेट्स करती है एक प्रिंसेस थी जिनकी जो ब्यूटी थी वो अनपैरेलल्ड थी, जिनको कहा जाता है पद्मनी, ठीक है। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड में, जो कि रहती थी किंगडम में आपका सिम्हल दीपा, जो कि श्रीलंका में लोकेटेड है। ओके ना, अब ये जो थी इनकी जो ब्यूटी थी काफी ज्यादा मींस उनके बारे में लोग बातें करते थे। जो किंग रत्नसेन थे चित्तौड़ के, वो काफी ज्यादा इनकर्व थे विद द पैशन की उनको एक्वायर किया जाए, साथ ही साथ ओवरकम की जाए एक लार्ज नंबर्स ऑफ एडवेंचरस ऑब्स्टिकल्स टू मेक हर हिज क्वीन।
ओके, सो बैक इन हिज किंगडम जो चित्तौड़ था, रत्नसेन थे, उन्होंने बैनिश कर दिया था सॉसर, अ पर्सन हु क्लेम्स और इज टू बी बिलीव्ड टू हैव मैजिक पावर, हु ट्रेवल टू दिल्ली एंड टोल्ड इट्स रूलर अलाउद्दीन खिलजी और पद्मनीज ब्यूटी। तो इस तरीके से उनको अलाउद्दीन खिलजी को पता चला था कि जो पद्मनीज की जो ब्यूटी वो कितनी है। साथ ही साथ जो खिलजी रूलर्स थे बेसिकली उन्होंने चित्तौड़ मार्च किया था और वैंक्विश कर दिया था रत्नसेन को, बट इट डिड नॉट मैनेज टू विन पद्मनी। उन्होंने, इट इज बिकॉज कि उन्होंने अलॉन्ग विद अदर राजपूत विमेंस कमिट कर लिया था जौहर। ये काफी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जौहर का, ठीक है, बाय कंसिस्टिंग themselves to the flames। अब इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? तो कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो एवरी ईयर फरवरी और मार्च के मंथ में जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है वो एक सेलिब्रेशन को थ्रो करते हैं, जहां पे ये बिलीव किया जाता है टू वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एपिसोड्स इनकी जो कम्युनिटी हिस्ट्री में हुआ था, दैट इज जौहर। और इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सेल्फ इमोलेशन। और ये किन्होंने किया था? क्वीन पद्मावती ने किया था इन डिफेंस ऑफ हर ऑनर एंड वर्च्यूज। इनकी जो चॉइस थी टू रेदर डाई, ताकि वो कैप्चर ना कर पाए बाय अनदर मैन, इनको सेलिब्रेट किया जाता है और एक तरीके से अटमोस्ट वेहमेंस जो डिस्प्ले किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और ठीक है, और ये एक सिंबल है राजपूत वैलर का और इंटीग्रिटी का। साथ ही साथ जो लेजेंड थे पद्मावती का, वो फर्स्ट अपीयर होता है इन अ पीस ऑफ पोएट्री कॉल्ड पद्मावर। डेटिंग अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी। अब ये जो नैरेटिव है ऑफ देयर पास्ट इज समथिंग, ये जो है बेसिकली हैज बीन लर्न थ्रू आउट ओरल ट्रांसमिशन से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसका ट्रांसमिशन हुआ था। साथ ही साथ लोकल फोक टेल्स भी हैं जो कि अगर हम कहें इसको गिवन करते हैं इसकी सेक्रेड लेजिटिमेसी कि हाँ ये जो इवेंट था रियली में हुआ था। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें इसकी, तो ये जो कल्चरल मेमोरी है कम्युनिटी की बेसिकली ये कभी डिस्टिंग्विश नहीं होगी और हार्डली एवर डिस्टिंग्विश बिटवीन हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, साथ ही साथ जो फिक्शनल कॉन्सेप्ट था दैट ओवर टाइम एक्वायर्ड ग्रैप्स ऑफ हिस्टोरिसिटी। कंटेम्पररी रेलेवेंस क्या है कि जो सर्कुलेशन है और साथ ही साथ ट्रांसमिशन है पद्मावत का, बेसिकली वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वेरियस हिस्टोरिकल स्टेजेस, उसको क्या किया जाता है और नीड टू बी लोकेटेड इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ऑफ द टाइम इन विच इसमें इसको रीड किया जाता है। साथ ही साथ जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट का ये रिजल्ट है 20th सेंचुरी का रिटेंशन का, जो कि इंस्पायर्ड है काफी नेशनल मूवमेंट्स ऑफ दैट टाइम में। तो ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी पद्मावत। ओके, और किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने। नेक्स्ट जो है दैट इज ये है कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है एंड रूइंस ऑफ मॉस्क दिल्ली। अब ये जो रूइंस है वो तो इस्लाम मॉस्क के हैं, दैट इज द माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क के हैं जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जो मॉस्क का स्टार्ट हुआ था दैट इज 1193 में। ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे वो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और इसको जो बनाया गया था बेसिकली यूज करके बनाया गया था मटेरियल्स जो कि डिस्ट्रक्ट किया गया था, जो हिंदू के टेंपल्स थे और जैन टेंपल्स थे वहां से इसको मटेरियल लेके बनाया गया था और ये स्टिल एविडेंट टुडे। नेक्स्ट है ये अटाला मस्जिद जौनपुर में, ठीक है, इसको बनाया था 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने। इन्होंने बिल्ड किया था अटाला मस्जिद, जिसको हम कंसिडर करते हैं एक आइडियल मॉडल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर मॉस्क ऑफ जौनपुर। यहाँ पे हमको ब्यूटीफुल गैलरीज मिलती हैं, साथ ही साथ आर्टिस्टिक वॉल्स भी देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज दी जामा मस्जिद अहमदाबाद। सो जामा मस्जिद अगर हम देखें तो वो एक प्रिंसिपल प्लेस है जहां पे जो मुस्लिम्स है वो प्रेयर करते हैं, ठीक है, और इसको बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग अहमद शाह रेन में, अहमद शाह के टाइम पे, ठीक है ना, और जो था इन द 15th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ये एक लार्जेस्ट मॉस्क है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये जो मॉस्क है इट वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द लार्जर डिजाइन ऑफ ए सिटी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 दरवाजा भी हमको देखने को मिलते हैं इन दी ओल्ड सिटी। नेक्स्ट बात ये है जहाज महल मांडू आर्किटेक्चर, जहाज महल जो कि बिलोंग करता है मांडू आर्किटेक्चर से। ओके, तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है जहाज महल का, तो वह ऑक्यूपाई करता है एक्सपेंसेस इन दी मांडू रीजन जो कि लोकेटेड है कहां पे, दैट इज दी मध्य प्रदेश में। ओके, सो इसको बिल्ड किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मांडू सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। ओके, who is believed to have as many as 15,000 women थे उनके कंसोर्ट्स में। टू एकोमोडेट द women belonging to the royal consortium, जो जहाज महल थे उसको बिल्ड किया गया था इन सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में। अभी जो जहाज महल है ये बेस्ट कैप्चर करता है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ मांडू। ओके, दैट इज जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो जहाज है इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे शिप है और महल का मीन्स पैलेस है।
जो कि एक रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली अपने आप में एक एडिफाइस इटसेल्फ, और ये सराउंडेड है बाय द पॉन्ड वाटर। इसके जो चारों ओर अगर हम देखें तो पॉन्ड वाटर से ये सराउंडेड है, और ये ऐसा लगता है कि एक तरीके से फ्लोट कर रहा है जेंटली अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। अब हम आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ जहाज महल की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और मार्वलस है, चाहे इनकी टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग में, ओके, बिकॉज एक तरीके का अपीयरेंस लगता है इसमें कि माइटी शिप है, ओके, और साथ ही साथ ये अमलगमेशन है एक अफगान का, मुगल का, हिंदू एंड मेसोपोटामियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो यहाँ पे अफगान, मुगल प्लस हिंदू और साथ ही साथ एक तरीके से मेसोपोटामिया यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने को मिलता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है। साथ ही साथ इट वाज बिल्ट विद द मेटिकुलस प्रिसीजन दैट फॉलोज अकाउस्टिक वाटर सप्लाई पैटर्न होता है यहाँ पे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पॉन्ड दैट लाइज ओवर लुकिंग द पैलेस। यहाँ पे जो बालकनीज है उनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि बेसिकली उनका एक और भी रोल है, वो एम्पलीफाई करते हैं साउंड को, एम्पलीफाइज करते हैं साउंड को, सच दैट इट रिवर्टिब्रेट्स थ्रू द एंटायर बॉडी ऑफ जहाज महल। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कार्विंग, प्रिसाइज इंजीनियरिंग डिजाइन और साथ ही साथ इसकी जो ब्यूटी है, ओके, अलॉन्ग विद दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके आसपास की अगर हम बात करें तो रूपमतीस पवेलियन हो जाएगा, बाज बहादुर पैलेस हो जाएगा, हिंडोला महल हो जाएगा, जैन टेम्पल और जामा मस्जिद, कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट और एलिमेंट्स हैं। तो आसपास को एक ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसको बना देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज अ दाखिल दरवाजा एट द गॉड बंगाल और जामा मस्जिद श्रीनगर, दोनों हैं, इसको अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दाखिल दरवाजा जो कि गॉड बंगाल में है, तो इसको बिल्ड किया गया 1425 में एज अ गेट वे टू द ग्वार कैसल के लिए। दाखिल दरवाजा जो कि एक इंप्रेसिव मुगल एरा का मॉन्यूमेंट है, इसको डिजाइन किया गया था विद स्मॉल रेड ब्रिक्स और साथ ही साथ टेराकोटा का भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ओके। अब इस गेटवे को हम लोग सलामी दरवाजा भी कहते हैं इन ओल्डन टाइम्स में, बिकॉज यहाँ पे जो कैनन्स थी इसके थ्रू फायर किया जाता था फ्रॉम हियर। यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं टॉवरिंग स्ट्रक्चर्स में, जो कि बेसिकली यहाँ पे 5 स्टोरीज पिलर से सपोर्टेड है। नेक्स्ट ये इमेज है दैट इज द जामा मस्जिद श्रीनगर की। तो जामा मस्जिद जो है इट वाज बिल्ड बाय 1402 में, ये बिल्ड किया था सुल्तान सिकंदर ने, ओके, सुल्तान सिकंदर ने इसको बिल्ड किया था। यहां पे जो इसका एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है ये डन किया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, आलमगीर, और ये हुआ था 1672 में। अब ये जो मॉस्क है बेसिकली इसको काफी डैमेज हुआ था, इट इज ड्यू टू दी फायर। एक फायर ब्रोक आउट हो गया था जामा मस्जिद में और ये 3 टाइम्स हुआ था, ठीक है ना, ओके। और ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था एम्परर औरंगजेब के टाइम पे। आर्किटेक्चर की बात करें जामा मस्जिद कश्मीर की, तो आर्किटेक्चर जो जामा मस्जिद का है ये इन्फ्लुएंस है इंडो सार्सेनिक स्टाइल से, इंडो सार्सेनिक स्टाइल से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे मैग्निफिशिएंट कोर्टयार्ड देखने को मिलता है, जहां पे हमको 370 वुडन पिलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ग्रेट चार्म प्रोवाइड करते हैं जामा मस्जिद को। यहाँ पे 3 एंट्रेंस गेटवेज भी हैं, ओके, एक नॉर्थ में है, साउथ में है और एक ईस्टर्न साइड ऑफ जामा मस्जिद में है। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 ट्यूरेट्स भी हैं जो कि स्टैंडिंग है ऑन द टॉल कॉलम ऑफ दी, जो कि मेड है वुड के और जो कि कश्मीर में काफी फेमस है वुड, दैट इज द देवदार वुड, ओके। नेक्स्ट जो है इज अ फेमस आर्किटेक्चर दैट इज द गोल गुम्बस। सो गोल गुम्बस की अगर हम बात करें तो गोल गुम्बस जो है ये टूम है किसकी, मोहम्मद आदिल शाह की, जो कि सुल्तान थे बीजापुर के, ओके। अब ये लोकेटेड कहां है, ऑब्वियसली बीजापुर, लेकिन वो कहां पे है, वो कर्नाटका में है, ओके। अब ये जो मीनिंग है बेसिकली इस डोम का, एक सर्कुलर डोम है, इसको कंप्लीट किया गया था इन द ईयर 1656 में, ठीक है ना। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो ये याकुत ऑफ दाबुल। ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। साथ ही साथ यहाँ पे जो अमेजिंग फीचर अगर हम इस डोम की बात करें तो इसका जो है स्टैंड्स अनसपोर्टेड बाय द पिलर, ओके। तो इस तरीके से इसका आर्किटेक्चरल एक अमेजिंग फीचर है। ये जो डोम है यहाँ पे हमको टोम्स मिलती है मोहम्मद आदिल शाह की, इनकी 2 वाइफ्स की, साथ ही साथ इनकी मिस्ट्रेस की, इनकी डॉटर्स की और इनके ग्रैंडसन की, ओके। इसका फ्लोर एरिया भी काफी ज्यादा है, समवेयर क्लोज टू 1703 स्क्वायर मीटर्स। अब एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम देखें रियल टॉम की, तो वो इट वाज इंडिकेटेड बाय एक वुडन कैनोपी है, जो कि बेसिकली रखा गया उसको एक हाई प्लेटफॉर्म पे एट द मिडल ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल।
नेक्स्ट जो है दैट इज द हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब। अगर इसके बात करें तो ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशिएंट टॉम्ब्स है जो कि बिल्ड करी गई थी दिल्ली में ड्यूरिंग द मुगल एरा के टाइम पे। ओके, अब ये जो हुमायूंस की टॉम्ब है ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जो कि हमको शो करता है दैट इज द पर्शियन आर्किटेक्चर का। ओके, और जो हुमायूंस टॉम्ब थी ये कमीशन हुई थी 1526 में, और इसको 9 years आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं और इनकी जो विडो थी दैट इज दी हामिदा बानू बेगम, उन्होंने फिर इसको बनवाया था। नाउ इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है। साथ ही साथ जो हुमायूं स्टोन है उसमें एक और एलिमेंट ऐड हुआ था दैट इज दी फर्स्ट एवर गार्डन स्टाइल। गार्डन स्टाइल जो चारबाग सिस्टम था वो इसमें फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था। ओके, और यहाँ पे कहें तो कंस्ट्रक्ट किया गया था इन इंडिया में। हुमायूं स्टोन जो है बेसिकली वो सेंटर में है और चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन है, वहां पे कंप्लीट पूल्स है लिंक वेरियस चैनल्स। जो मेन एंट्रेंस है इसका टॉम्ब का वो है सदर्न साइड पे, और साथ ही साथ अदर एंट्रेंस भी है जो कि वेस्ट साइड पे लोकेटेड है। हुमायूंस की जो टॉम्ब्स है वो एक तरीके से अर्ली एग्जाम्पल भी सेट करती है फॉर दी अदर मुगल टॉम्ब्स की जो कि आने वाले टाइम में बिल्ड हुए, सच एज अकबर्स टॉम्ब जो कि बनी थी सिकंदर, या फिर टूम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक जो कि बनी थी तुगलकाबाद में, या फिर टूम ऑफ सिकंदर लोधी जो कि लोधी गार्डन्स में थी, और तो ताजमहल है वो एक अर्लियर एग्जाम्पल सेट करता है। दूसरी चीज हुमायूंस टॉम्ब में अगर हम देखें तो आर्किटेक्चरल जो फीचर हैं बेसिकली वो ओवर टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गए थे मुगल आर्किटेक्चर से, सच एज उसका जो पैटर्न था, ठीक है ना, दैट इज ऑक्टागोनल शेप, और इसकी जो हाई सेंट्रल आर्च थी, हाई सेंट्रल आर्च। तो ये जो एलिमेंट थे यहां से स्टार्ट हुए थे, फिर इसको मेजॉरिटरली हर मुगल आर्किटेक्चर में नोटिस किया गया था। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम हुमायूं जो टूम थी इज ऑल्सो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है इनकी वाइफ हामिद बानू बेगम की, इट इज दी हामिद बानू बेगम। ओके, ऑन द अदर एंड शाहजहां सन दारा शिकोहा और कुछ अदर और प्रोमिनेंट मुगल्स थे जो कि रॉयल फैमिली से हैं। और ये जो टूम है ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जो भी साइट्स यूनेस्को की हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस सेम। नेक्स्ट जो है दैट इज यहाँ पे टूम ऑफ शेर शाह ससाराम की हम बात करेंगे। तो ये जो टूम है शेर शाह की जो ससाराम टाउन ऑफ बिहार स्टेट में है, इस टूम को बिल्ड किया गया था इन मेमोरी ऑफ शेर शाह। ओके, कहां किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये किया गया था पटन जो कि लोकेटेड है इंटर्न बिहार में। ओके, जिन्होंने डिफीट किया था मुगल एम्परर को और फाउंड किया था सूरी एम्पायर को इन नदर्न इंडिया। साथ ही साथ इनके बारे में अगर बात करें तो ये एक्सीडेंटली मर गए थे, इट इज बिकॉज गन पाउडर जो एक्सप्लोजन हो गया था इन दी फोर्ट ऑफ कॉलेज के फेस पे ही हो गया था, जो कि इंसिडेंट हुआ था 1545 एडी में। अब ये जो टूम है एक तरीके से एग्जाम्पल शो करती है, ग्रेट एग्जाम्पल शो करती है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ इसको डिजाइन किसने किया था, तो इसको डिजाइन किया था मीर मुहम्मद ने, मीर मुहम्मद अली वल खान ने, और इसको बिल्ड करवाया था बिटवीन 1540 से लेकर अगर हम बात करें तो 1545 से। इसमें भी रेड सैंडस्टोन का काफी ज्यादा यूज किया गया था, रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया था, और इसकी जो हाइट है 122 फीट है, जो कि अगर हम कहें बेसिकली एक तरीके से आर्टिफिशियल लेक है, उसके मिडल में ये बिल्डिंग बनी हुई है और नियरली स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसको इंडिया में एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि विच बिल्डिंग इज टैग्ड विद द सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टूम ऑफ शेर शाह सूरी। अब ये जो टूम है बेसिकली एक तरीके से लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लेक और एक स्क्वायर स्टोन प्लिंथ पे है, डूम्ड क्योस के छतरीज हैं एट द ईच ऑफ द कॉर्नर पे। फर्दर साथ ही साथ यहाँ पे स्टोन बैंक्स भी हैं, स्टेप्स मूरिंग्स भी हैं ऑल साइड्स ऑफ द प्लिंथ में, जो कि कनेक्टेड है मेन लैंड, और वहां पे एक हमको वाइड स्टोन ब्रिज देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस तरीके का एक स्टोन ब्रिज है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो,
स्टोन ब्रिज। और जो मेन टोम्ब है उसका भी जो प्लान है, उसका भी जो एक्चुअल लेआउट है वो भी ऑक्टागोनल शेप में ही है, ऑक्टागोनल प्लान है उसका। ओके अब इसके ऊपर एक डोम है 22 मीटर की अगर हम बात करें। अब ये जो टूम है इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ शेरशाह एज वेल एज उनके जो बेसिकली रेन ऑफ हिज सन, इनके सन का नाम क्या था, दैट इज द इस्लाम शाह। और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है ना। इसका जो कंप्लीशन हुआ था दैट इज ऑन 16 अगस्त को समवेयर, साथ ही साथ 1545, 3 मंथ्स जब डेथ हो गई थी शेर शाह की। ओके तो ये सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट अगर हम देखें कृष्णदेव राय विद हिज क्वीन। ओके तो यहाँ पे इनकी कृष्णदेव राय के क्वीन जो क्वाइंस है इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है जैसे इमरजेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर हुआ तो वहां पे हमको न्यू चेंजेस और न्यू फेजेस ऑफ क्वाइन के देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में। ओके और एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है विजयनगर एम्पायर का, बिकॉज इन्होंने काफी ज्यादा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट किया था करेंसी सिस्टम में जो कि उस टाइम पे एग्जिस्टेंट था सदर्न इंडिया में। ओके और ये कंप्लीटली चेंज किया था। बेसिकली ये रीजन क्या था इसको चेंज करने का, वहां पे स्कैरसिटी ऑफ कॉइन थी। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि इसको कॉइनेज सिस्टम को चेंज करने का और री इंट्रोड्यूस करने का इंपॉर्टेंट क्या था कि वहां पे स्कैरसिटी थी काफी ज्यादा। ओके स्कैरसिटी ऑफ कॉइन्स जो कि इनसे पहले वाले पीरियड में थी। अब जब कृष्णदेव राय आए थे, कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या है, अब ये टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसके थ्रू आप वेरियस अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। 1509 से लेकर 1529 तक ऑफ द टुलवा डायनेस्टी और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर के। तो इन्होंने काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन को भी इशू किया था। और यहाँ पे वन ऑफ द एक्सट्रीम एक रेयर तरीके से डबल पगोड़ा, ये जो डबल पगोड़ा कॉइन्स है यहां पे इनको देखने को मिलते हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं स्टैंडिंग लॉर्ड वेंकटेश्वरा। तो ये काफी रेयर कॉइन्स हैं इनके। साथ ही साथ इसमें डिस्कस भी है, कॉन्च भी है ऑन दी अदर ऑफ हिज हैंड्स। जो राइट फ्रंट हैंड है उसमें बड़ा मुद्रा भी है, लेफ्ट ऑन हिज हिप पे है। तो रिवर्स है वहां पे 3 बेसिकली लाइन नागरी लेजेंड श्री कृष्ण राया का वो भी मेंशन है। द कॉइन जो है प्रोबेबली बेसिकली इशू क्या होगा ड्यूरिंग दी कनक अभिषेका ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा जब इनकी विक्ट्रीज हुई थी ओवर दी कोंडावीदु एंड ओडिशा। तो ये कुछ कॉइन्स है जो कि कृष्णदेव राय से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट जो है दैट इज मॉडल ऑफ द 16th सेंचुरी शिप। ओके तो ये बेसिकली दे रखा था यहाँ पे। अब ये जो शिप्स थी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पे थ्रू जब जो यूरोपियंस थे उनका ट्रेड कट गया था डायरेक्ट लैंड रूट से, ठीक है ना, और ओटोमन एम्पायर ने उसको कैप्चर कर रखा था। तो काफी ज्यादा एक तरीके से उस टाइम पे रेनेसा भी चल रहा था यूरोप में। तो एक न्यू स्पिरिट आ रही थी कि किस तरीके से न्यू डिस्कवरीज लेके हमारा जो ट्रेड है इंडिया से वो कंटिन्यू किया जाए, बिकॉज इंडिया जो था एक ग्रेट मार्केट था ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके बनाए हुए गुड्स की काफी ग्रेट डिमांड थी। ओके तो इस तरीके से वेरियस शिप्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। ओके और यहाँ पे एक मॉडल है 16th सेंचुरी शिप का। वॉस्को डिगामा की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अराइवल ऑफ वॉस्को डिगामा, तो ये जो फ्लीट था वॉस्को डिगामा का बेसिकली इंडिया में आता है, कब आता है, ऑन 20 मई टू बी वेरी स्पेसिफिक 1498। अब जहां पे जो एक्चुअल ईयर है अगर आपको पता है, ठीक है, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हो सकता है वो स्पेसिफिक डे भी पूछ लें और मंथ भी पूछ लें, तो 20 मई 1948। अब ये आए कहां थे, नियर कैलिकट सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक कपड़ जो जगह थी वहां से ये आए थे कैलिकट पे, नियर कैलिकट है, ठीक है। तो कौन सी जगह थी, ये कपर। अब इस तरीके के जिस तरीके से हम लोग ने अभी जीआईसी हिस्ट्री लास्ट ईयर क्वेश्चंस किए थे तो उसमें आपने एनालाइज किया होगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन छोटी छोटी जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हम लोग स्किप कर देते हैं पढ़ने के लिए या फिर हमको नहीं मिल पाती है, ठीक है। सो आई ट्राई कि हम वो इंफॉर्मेशन भी पढ़ें जिसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। साथ ही साथ ही वाज रिसीव्ड बाय द लोकल किंग ऑफ कैलिकट स्टाइल। अब वो उनका नाम क्या था, यस डेफिनेटली आपने सही सोचा, गेस किया, दैट इज द ज़ेमोरिन जो उनका नाम था। वहां पे उनको ट्रेडिशनल इंडियन हॉस्पिटैलिटी भी थी। साथ ही साथ ये जो वेलकम था हैड ज़ेमोरिन्स ओन रीजन, उनका एक ओन रीजन था, ये शायद आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा। अब इनका ओन रीजन क्या था, इट इज बिकॉज जो यूरोपियंस जो आते थे वो उनके लिए सम गिफ्ट्स लेके आते थे, ठीक है ना, वो उनको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करवाते थे और इन रिटर्न वो उनको यूरोपियंस गिफ्ट्स प्रोवाइड करवाते थे। अब ये जो गिफ्ट्स होती थी ये रेंजेस होती थी, इसमें हेड्स होते थे, क्लोथ्स, हनी, ऑयल एक्सेट्रा। ओके but not up to the expectations of the Zamorin। फिर रिजल्ट क्या हुआ, तो वास्को डिगामा had to return without any concrete results। फर्दर जो ज़ेमोरिन थे that was instigated by the Arabs that
ये जो है ही वॉज नॉट अ रॉयल एम्बेसडर, ओके, साथ ही साथ सिंपली एक स्मॉल टाइम पायरेट है। दस ये जो फर्स्ट मिशन था वास्को डी गामा का वो अटर फेलियर हुआ था। आई रिपीट, अटर फेलियर। फर्स्ट मिशन जो था वास्को डी गामा का, दैट वाज एन एक्सट्रीम फेलियर, ओके, टू द एक्सटेंट दैट इट कुड नॉट प्रोड्यूस, उनको कोई भी एक टेंजिबल या फिर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं मिला उनको, या फिर इंटर्न अगर हम कह सकें तो पोर्चुगीज को, ओके। साथ ही साथ इट वाज अ ग्रेट लीव था लेकिन ये पोर्चुगीज के लिए, बिकॉज जो न्यू रूट जो फाउंड हुआ था वो काफी ज्यादा सेफ था फ्रॉम द राइवल अरब से, ओके, यानी इस पे आगे चल के लोग आ सकते थे। नेक्स्ट जो है कोलंबस भाई साहब, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम था। 1492 में इन्होंने इन एडवर्टेंटली डिस्कवर किया था किसको, अमेरिका को, ओके। और बेसिकली व्हाट ये रियली चाहते क्या थे, ये चाहते थे कि किसी तरीके से इंडिया के कोस्ट पे पहुंचा जाए, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज हो गया इनका और ये अमेरिका पहुंच के इन्होंने वहां पे डिस्कवर किया। अमेरिको वेस्पुसी, ठीक है, ये इटालियन एक्सप्लोरर है। इटालियन एक्सप्लोरर दैट इज द अमेरिगो वेस्पुसी। ये बेस्ट नोन है फॉर हिज नेम से के लिए, बिकॉज कॉन्टिनेंट्स जो है दैट इज जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है इसके लिए ये जाने जाते हैं, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई व्हाट दीज कॉन्टिनेंट जो है इनके नाम के आगे रखे जाते हैं, स्पेशली बेसिकली इनकी जो वॉयजेस थी हैपेंड आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस, बेसिकली जो 1942 में पहले ही जा चुके थे, सेल कर चुके थे ओशियन ब्लू में। तो जो वेस्पुसी हैं दे वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि जो नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है ना भाई साहब, वो डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंट है, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंट्स जो प्रीवियसली अननोन था यूरोपियंस को, साथ ही साथ एशियंस को और अफ्रीकन्स को। सो प्रायर टू इनके दैट इज द वेस्पुसी के डिस्कवरी के एक्सप्लोरर्स इंक्लूड करते थे कोलंबस को बेसिकली, और यानी कोलंबस भी वो अज्यूम करते थे कि जो न्यू वर्ल्ड है वो है पार्ट ऑफ एशिया। ये तो रीजन था बेसिकली, उनको लगा था कि वो इंडियन कोस्ट पे आ गए हैं। साथ ही साथ जो वेस्पुसी थी उनकी तो जो डिस्कवरी थी दैट इज वाइल सेलिंग नियर द टिप ऑफ सदर्न अमेरिका, जो उन्होंने किया था 1501 में। तो इसलिए अमेरिकन वेस्पुसी वाज वन ऑफ द मेनी यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ड्यूरिंग जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, या फिर अगर हम कहें दैट इज द एज ऑफ डिस्कवरी, ओके। कब हुई थी ये हुई थी मिड 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें, या फिर 1400s to 1500, जब रेनेसां की जो स्प्लिट आई थी, ओके, उसके थ्रू। नेक्स्ट दैट इज द मैगेलन। अब ये जो मैगेलन है इनके बारे में कहा जाता है कि इनको काफी ज्यादा फेम और फॉर्च्यून चाहिए था, तो जो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे इनका पूरा नाम था फर्दिनांड मैगेलन। इन्होंने क्या हुआ था बेसिकली, ये निकले थे सेट आउट फ्रॉम द स्पेन 1519 में एक फ्लीट लेके जिसमें 5 शिप्स थी, और डिस्कवर करना चाहते थे वेस्टर्न सी रूट्स टू द स्पाइस लैंड। तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि टू डिस्कवर वेस्टर्न सी रूट्स टू द स्पाइस रूट्स, एंड इनका जो रूट था ही डिस्कवर व्हाट इज नाउ, अगर हम बात करें दैट इज द स्टेट ऑफ मेगेलियन। एंड बिकेम फर्स्ट यूरोपियन हुए थे, बिकेम फर्स्ट यूरोपियन टू क्रॉस the Pacific Ocean ओके। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, और इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलैब, ASTRALABE। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको अर्ली एस्ट्रोनॉमर, जैसे एज ऑफ डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, या फिर वेरियस जो अदर डिस्कवरीज चल रही थी, इसको एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते थे। तो ऑब्जेक्टिव था इसका ताकि वो मेजर कर पाए बेसिकली एल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स का और साथ ही साथ प्लैनेट्स का, एंड ऑल्सो ये नेविगेशनल एड भी प्रोवाइड करवाता था, नेविगेशनल एड। तो यहाँ पे जो एज ऑफ डिस्कवरी थी उसमें भी काफी इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करता है। इसमें क्या होता था, इसमें एक तरीके का ग्रेजुएटेड, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो एक तरीके का ये ग्रेजुएटेड सर्कुलर डिस्क होता था, और यहां पे एक मूवेबल, ये जो दैट इज मूवेबल साइटिंग डिवाइस
एक इससे अटैच होती थी, सो दैट उससे पता चल जाता था एल्टीट्यूड ऑफ स्टार और फिर नेविगेशनल को भी हेल्प मिलती थी हमको। नेक्स्ट हम देखें दैट इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ अकबर। अकबर की कॉइन्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही दैट इज द गोल्ड कॉइन्स बट इशूड वाइड, और डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स को भी इशूड किया था अकबर ने, जो कि इनके वेट थे डिफरेंट डिफरेंट वेट्स के थे और डिनोमिनेशंस के। हैवीएस्ट फ्रॉम देम अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है शहंशाह, ठीक है ना, जो कि अगर इक्विवेलेंट हम बात करें 101 लाल जलाली मोहर के या फिर 1000 रुपीज तो सिमिलर डिनोमिनेशंस वो रहाज, अतमा, बिनसत, ठीक है, वेरियस अदर नेम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये अकबर्स के पॉइंट्स है। नेक्स्ट अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये बीरबल पैलेस है। ओके, बीरबल्स डॉटर्स पैलेस है एक्चुअली, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये कह के दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है जो कि लोकेटेड है आगरा में, और दैट इज या फिर अगर हम कहें फतेहपुर सिकरी, ठीक है, और एक तरीके के रेसिडेंस था राजा बीरबल का, ठीक है। और इसमें हम बात करें जो अकबर के वो हिंदू प्राइम मिनिस्टर थे, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन थे, और साथ ही साथ उनपे एक नवरत्न बेबी थे या फिर 9 ज्वेल्स थे जो कि अकबर के कोर्ट में थे। इसको बिल्ड करवाया गया था 1571 के अराउंड, और इसको एक कंसिडर पार्ट किया जाता था कि ये बिलीव किया जाता था कि ये पार्ट है एक इंपीरियल हरम का। ओके, एंड हाउस है यहाँ पे अकबर सीनियर क्वींस दैट इज द रकैया बेगम का, और साथ ही साथ सलीमा बेगम का भी। अब इसका अगर आर्किटेक्चर हम नोटिस करें तो इसका आर्किटेक्चर बेसिकली जो है इट वाज बेस्ड ऑन द टिपिकल मुगल स्टाइल, ये बेस्ड है, ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है कि डोम के एलिमेंट्स हैं और अदर वेरियस एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज अ फेमस आर्किटेक्चर दैट इज द बुलंद दरवाजा, और बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करें इंग्लिश में दैट इज द डोर ऑफ विक्ट्री। अब इसको बिल्ड किया था 1575 एडी में। किसने बिल्ड किया था? बाय मुगल एम्परर अकबर ने। क्या करना चाहते थे? बेसिकली वो कमेमोरेट करना चाहते थे इसके थ्रू इन्होंने जो विक्ट्री की थी ओवर गुजरात पे। ओके, यहाँ का टाइम पीरियड जो इस मींस कब बना था, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका जो मेन एंट्रेंस है टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी जो कि 43 किलोमीटर है आगरा से। ओके, बुलंद दरवाजा जो है एक तरीके से कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट गेटवे इन दी वर्ल्ड भी उसको कंसिडर किया जाता है, और ये ग्रेट एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट जो है दैट इज द अकबर्स टूम है, और ये अकबर्स की जो टूम है यहां पे लोकेटेड है अकबर्स टूम जो कि लोकेटेड है एट सिकंदरा। ठीक है, और इसमें भी अगर हम देखें तो यहां पे भी हमको जो गार्डन का जो एलिमेंट है दैट इज दी चार बाग का जो एलिमेंट है वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे भी अकबर्स की टूम पे। अब जो एरिया है इसका बेसिकली अगर हम बात करें काफी ज्यादा लंबा है और बड़ा है, दैट इज 48 हेक्टेयर्स का है, और इसको कंपेयर करें तो ये 4 टाइम्स ग्रेड और ज्यादा बड़ा है अगर हम कंपेयर करें हुमायूंस टॉम में, और यहाँ पे लार्जेस्ट चार बाग सिस्टम देखने को मिलता है इन दी वर्ल्ड में। ओके, अब यहाँ पे ये जो टूम है ये कवर्ड नहीं है, इसमें कोई डोम का एलिमेंट नहीं देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कुछ डिस्टिंक्ट है, इट वॉज नॉट कवर्ड विद अ डोम जैसा हमको और देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमको पाइलिंग नंबर ऑफ छतरीज देखने को मिलती है। जैसे ये जो छतरीज है ना, अलग अलग छतरीज, तो ये हमको एक छतरीज काफी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और एक तरीके से लगता है तरीके से जंगल जिम है और हाई प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे जो रूफलेस टेरेस है ऑन द टॉप फ्लोर ओपन टॉम हॉल के ऊपर। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है इसका मटेरियल कौन सा यूज किया है, तो इसमें मोस्टली रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, और साथ ही साथ इसमें लिमिटेड दैट इज एक तरीके से हाईलाइटिंग के लिए इसको व्हाइट मार्बल का भी यूज किया गया है। सेंट्रल थीम जो है इसकी दैट इज यूज ऑफ ट्रेबिएटेड सिस्टम, ट्रेबिएटेड सिस्टम, साथ ही साथ आर्क्यूएट फॉर्म्स भी हमको देखने को मिलती हैं।
इसमें अडॉप्ट करी गई थी और इसको मेनली फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, ये एलिमेंट्स को अडॉप्ट किया गया था। साथ ही साथ अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो इसमें कार्विंग्स भी काफी ज्यादा हैं और बोल्ड इनले को भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्क्रीन वर्क, जो जाली का वर्क है परफोरेटेड, वो भी देखने को मिलता है। और आर्टिस्टिकली पेंटिंग डिजाइन जो वॉल्स पे हैं और जो सीलिंग्स हैं वो गोल्ड कलर में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है अकबर का, तो यहाँ पे हमको एक तरीके से जुडिशियस मिक्स देखने को मिलता है। सो वी सॉ जुडिशियस मिक्स, ठीक है। और ये जो जुडिशियस मिक्स है ऑफ प्योरली इंडिजीनियस और फॉरेन फॉर्म्स का है। जो बिल्डिंग है यहाँ पे कोई डोम्स नहीं है, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे छतरीस का काफी ज्यादा है। सो यहाँ पे जो टोम्ब है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जिसमें फ्यूजन देखने को मिलता है हिंदू आर्किटेक्चर का। इट इज बिकॉज वहां पे बेस्ड ऑन पोस्ट एंड बीम स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो जो बेस्ड है उसका एलिमेंट भी क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे प्योर ज्योमेट्री का यूज किया गया है और साथ ही साथ अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइकिंग मंसोलियम केम इनटू बीइंग। अगर हम इसको कंपेयर करें विद मॉन्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज ताजमहल या फिर अदर मॉन्यूमेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो अकबर की टोम्ब है वो मोस्ट इंडियनाइज्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ओके, तो ये टाइज है, तो यहाँ पे इंडियनाइज के जो एलिमेंट हैं ये काफी ज्यादा या फिर इसका वेटेज जो है काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इसीलिए इसको अकबर स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दिस वाज इन फैक्ट, ये भी जो है इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी बिल्डिंग्स जो कि फतेहपुर सिक्री में बिल्ट है। नेक्स्ट है इट वाज द जहांगीर्स कॉइन। जहांगीर्स कॉइन्स, सो जहांगीर जो है उन्होंने इशू किए थे अट्रैक्टिव सीरीज ऑफ कॉइन्स बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में, और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं ये जो है 12 साइन ऑफ ज़ोडिएक, ठीक है। इनके जो सन थे शाहजहां, कि लेटर इन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि जितने भी कॉइल्स हैं इनको मेल्टेड किया जाए बिकॉज उस टाइम पे एक्सट्रीम रेयरिटी हो गई थी, ठीक है। साथ ही साथ जो ओरिजिन है जहांगीर ज़ोडिएक सीरीज का, उसको एक तरीके से कंसीडर किया जाता है या फिर उसको नोन किया जाता है फॉर हिज ओन एंट्री इन हिज मेमोयर तुजुक ए जहांगीरी, वहां पे उसका मेंशन है तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट, जहांगीर गिविंग ऑडियंस फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ हिज प्लेस बेस्ड ऑन एन ओल्ड पेंटिंग। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये झरोका दर्शन का एक पार्ट था, ठीक है। और ये जो झरोका दर्शन है एक तरीके की डेली प्रैक्टिस थी जहां पे जो एम्प्रेस थे या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते थे वो एड्रेस करते थे पब्लिक ऑडियंस को, मींस दर्शन देते थे, ठीक है। और बालकनी में आके जो उनका झरोका कह देते थे एट द फोर्ट्स एंड प्लेसेस जो मेडिवल किंग्स इन इंडिया। और ये एसेंशियल और एक डायरेक्ट वे था कि कम्युनिकेट कर पाए फेस टू फेस विद द पब्लिक, और ये जो प्रैक्टिस थी इसको काफी ज्यादा अडॉप्ट किया गया था बाई मुगल एम्परर्स ने। नेक्स्ट जो ये इमेज है इसमें ये दिखाया गया है कि ये शाहजहां है और ये मुमताज महल है। ओके, और ये ताजमहल म्यूजियम बेसिकली एक आगरा में एक इमेज पेंटिंग है जो यहां पे दिखाई गई है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉइन्स ऑफ शाहजहां। तो जो शाहजहां थे इन्होंने इशूड किए थे बोथ, शाहजहां पहले शाहजहां कॉइन, तो इन्होंने इशूड किए थे बोथ गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स जिसपे जो था वो कलमा लिखा हुआ था, ठीक है, और मिंट का नेम लिखा हुआ था अदर साइड पे, और इनका जो नेम था एंड टाइटल था और अदर साइड में। ये जो था प्रेडिसेसर्स ऑफ शाहजहां बेसिकली जो थे, अगर हम देखें, डिड नॉट यूज एनी प्रिटेंटियस टाइटल्स, कोई ऐसा टाइटल नहीं यूज करते थे, बट शाहजहां बेसिकली इन द इमिटेशंस ऑफ तिमूर अपने आप को कहते थे दैट इज द साहिब ए किरण सानी, इस तरीके के टाइटल उन्होंने यूज किए थे। नेक्स्ट जो है दैट इज शाहजहां ऑन द पीकॉक थ्रोन। ओके, तो ये जो पीकॉक थ्रोन की अगर हम बात करें तो एक तरीके का ये फेमस ज्वेल थ्रोन है जिसपे बेसिकली जो सीट है एम्परर की ऑफ मुगल एम्पायर की इन इंडिया, ठीक है। इसको कमीशन किया था बनाने के लिए अर्ली 17th सेंचुरी में। किसने किया था? भाई एम्परर शाहजहां ने किया था। और लोकेटेड कहां थी ये? दीवान ए खास में, दीवान ए खास में ये लोकेटेड थी, दैट इज द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में। ओके, और साथ ही साथ इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ पीकॉक एज टू जो पीकॉक्स थी यहाँ पे शोन की गई थी डांसिंग एट इट्स रियर में। ओके, तो इस तरीके से पीकॉक थ्रोन है। नेक्स्ट द मोस्ट फेमस ताजमहल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। करेंटली ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज करेंटली विजिट किया था यूएस प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना, तो ये भी इसलिए न्यूज में भी था।
और अगर हम बात करें तो जो ताजमहल है एक तरीके से आइवरी व्हाइट मार्बल मंसोलियम है, एक तरीके से कहां पे लोकेटेड है, सदर्न बैंक ऑन द यमुना रिवर पे। ओके, कहां पे, किस जगह, दैट इज द आगरा में लोकेटेड है। ओके, और ये इसको कमीशन किया था 1632 में बाय शाहजहां, ठीक है, और अपनी रेन में टू हाउस, यहाँ पे टूम है ऑफ हिज फेवरेट वाइफ दैट इज द मुमताज महल, साथ ही साथ यहाँ पे उनका भी टूम है, मींस शाहजहां का हिमसेल्फ का भी टूम है। अभी जो टूम है एक सेंटर पीस है, यहाँ पे 17 हेक्टेयर का अगर हम बात करें 72 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, जहां पे मॉस्क देखने को मिलता है, हमको एक गेस्ट हाउस देखने को मिलता है, साथ ही साथ सेट इन फॉर्मल गार्डन्स, ओके, जो कि बाउंड है बाय 3 साइड्स बाय एन crenellated walls or buildings having battlements wall। ओके, साथ ही साथ ये जो ताजमहल कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कंप्लीट हुआ था एंटायरली इन द ईयर 1653 में, और इसकी जो कॉस्ट लगी थी एस्टिमेटेड उस टाइम पे अगर हम बात करें दैट इज द 32 मिलियन रुपीज लगी थी। ओके, अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 55 बिलियन रुपीज की इसकी कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट लगी थी। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था इसमें एम्प्लॉयड किए गए थे 20,000 आर्टिशंस बेसिकली। ओके, और एक तरीके के आर्किटेक्ट्स थे दैट वाज लेड बाय द कोर्ट आर्किटेक्ट टू द एम्परर, जो मेन आर्किटेक्ट थे उसके दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये मेन आर्किटेक्ट थे। ताजमहल जो है इज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब हुआ था? 1983 में हुआ था, ठीक है ना, और कंसिडर किया जाता है एज ज्वेल ऑफ द मुस्लिम आर्ट इन इंडिया, और वन ऑफ द यूनिवर्सली जो है अगर हम कहें तो उसको एडमायर किया जाता है एज ए मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज का, ठीक है ना। अब हमको करंट कॉन्टेक्स्ट से अगर हम जोड़ें तो इसको वेरियस थ्रेट्स हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने बेसिकली काफी कंसर्न थे बिकॉज इसका जो मार्बल है ताजमहल का वो इसका कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, और कैसे ये जो व्हाइट मार्बल है पहले येलो हुआ था अब हल्के से ब्राउनिश और ग्रीनिश होता जा रहा है। रीजन क्या है? इसके पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, इसके पास का जो आस पास का जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, ठीक है, पॉल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इसके मार्बल से रिएक्ट करके इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ पॉल्यूटिंग और वैक्यूलर इमिशन है, जैसे जैसे जो वैक्यूलर की और या जो वैक्यूल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो एमिशन जो है वो करते हैं, उससे भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है इन दी ताज ट्रेपेजियम जोन में, वो मेजर सोर्स है पॉल्यूशन के। सेकेंड रीजन अगर हम बात करें तो यमुना रिवर है। यमुना रिवर इटसेल्फ एक सोर्स है जो कि बिहाइंड द ताज होती है और काफी पॉल्यूटेड है, वहां पे कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं है, ओके ना, एंड कॉज इंसेक्ट एंड एल्गे इन्फेक्शंस हुआ है इस वजह से ताजमहल पे और अदर मॉन्यूमेंट्स जो कि आसपास लोकेटेड है इससे। अब एक तरीके से किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो एक टेक्निक है दैट इज द यूज ऑफ मड पैच या फिर मड पैक्स, कि मिट्टी का पैक से कैसे, तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है गैंजेटिक वैली में वो अफेक्ट कर रहा है ताजमहल को, और यही रीजन काफी कंसर्न में है। तो आर्कोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशन जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम की किस तरीके से इस मास्टरपीस को प्रिजर्व किया जाए, तो ये जो मड पैक्स होते हैं इसको अप्लाई किया जाता है सरफेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स में। फर्स्ट किया गया था इन द ईयर 1994 में, और अगेन भी इसको 2001 2008 में किया गया था, और मोस्ट रिसेंटली 2014 में इसको किया गया था। तो ये जो मड पैक्स हैं वन ऑफ दी आर्कोलॉजिकल सर्वेस ऑफ इंडिया फेवरेट वे होते हैं कि किस तरीके से रिमूव किया जाए येलो स्टेन्स जो आ चुके हैं अपीयर्ड ओवर दी, जो ताजमहल पे आ चुके हैं, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है, क्ले को पहले अप्लाई किया जाता है एक थिक पेस्ट में जो कि एब्सॉर्ब कर लेता है सारी की सारी ग्राइम और ग्रीसी चीज या फिर जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स हैं, ठीक है, ऑन द मार्बल्स बिफोर बीइंग वॉश्ड ऑफ यूजिंग, उसको डिस्टिल वाटर से कर दिया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है लेकिन काफी स्लो है और टॉर्चियस है और काफी ज्यादा इसमें टाइम लगता है, साथ ही साथ इसमें एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा लगता है, और साथ ही साथ इट इज बिलीव टू लीव द मार्बल क्लीनर एंड शाइनर। इंटीग्रेट पार्ट्स जो है बेसिकली इसको अप्लाई किया जाता है विद स्पेशल मुल्तानी मिट्टी, या फिर मुल्तानी मिट्टी को हम इंग्लिश नेम में बात करें तो दैट इज द फुलर्स क्ले ट्रीटमेंट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो उसको करंट कॉन्टेक्स्ट से भी प्लीज रिलेट करके आप देखेंगे। ये जो है दैट इज द आगरा फोर्ट, ओके। आगरा फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये दोनों इमेजेस जो हैं दैट इज द आगरा फोर्ट की हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। सो आगरा फोर्ट अगर हम देखें तो एक हिस्टोरिकल फोर्ट है यहाँ सिटी ऑफ आगरा में, ठीक है ना। ये जो मेन रेसिडेंस था एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ये रहा था 1638 तक, जब जो कैपिटल थी शिफ्ट करी गई थी फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और इसको एक कंसिडर किया जाता है कि बिफोर कैप्चर बाय द ब्रिटिश जो कि लास्ट इंडियन रूलर्स थे, ऑक्यूपाइड इट विद द मराठास से। सो रेड फोर्ट को आगरा फोर्ट को रेड फोर्ट भी कहा जाता है।
और लास्ट 16 सेंचुरी में फोर्ट्रेस ऑफ रेड सैंडस्टोन का ये था, जो कि लोकेटेड था यमुना रिवर पे, कहां पे, आगरा में, ठीक है, जो कि लोकेटेड है हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओके, और इसको स्टैब्लिश किसने करवाया था? दैट इज बाय द मुगल एम्परर अकबर ने, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटी थी कि यहाँ पे बहुत मिलिट्री बेस भी है और एक रॉयल रेसिडेंस भी है, तो मिलिट्री बेस भी है और एक तरीके का रॉयल रेसिडेंस भी हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सीट ऑफ गवर्नमेंट भी थी, बिकॉज जब मुगल कैपिटल थी आगरा। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी ऑफ हुमायूंस टूम इन दिल्ली वो रिफ्लेक्ट करता है इसका आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर, जो कि मुगल रेन इन इंडिया का था। साथ ही साथ जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये भी एक तरीके से डेजिग्नेटेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये हुआ था 1983 में। ओके, नेक्स्ट है औरंगजेब कॉइन्स, ठीक है, ये है औरंगजेब के कॉइन। अभी जो औरंगजेब कॉइन है, जब वैसे वो थ्रोन पे आए थे, कब आए थे? 1659 एडी में आए थे। तो औरंगजेब ने फॉरबिड कर दिया था कि जो कलमा यूज करते थे अर्लियर एम्परर्स कॉइन्स में, उसको मना कर दिया था, फॉरबिड कर दिया था। अकॉर्डिंगली जो कलिमा है उसको विड्रॉ किया गया था फ्रॉम इंडियन कॉइन्स से। साथ ही साथ उन्होंने स्टैब्लिश किया था अपना ओन प्रेफरेंस ऑन द कॉइन्स दैट वाज इशूड ड्यूरिंग रूलिंग पीरियड्स। तो अगर हम बात करें तो जो कॉइन्स हैं औरंगजेब की, उनका बेसिकली नाम आता था उसमें और जो टाइटल आता था वो यूज करते थे अपने लिए, दैट इज द अबू अल जफर मोइनुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह आलमगीर औरंगजेब बादशाह गाजी, औरंगजेब बादशाह गाजी on the obverse side of the coins during the early years of the ruling periods. Later इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक कपलेट्स जो कि कंपोज करी थी by the मीर, एक कपलेट that was complete by the और composed by the मीर अब्दुल बाकी शाहबाई। तो ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है इनसे, प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट शिवाजी, शिवाजी के कॉइन्स, ठीक है ना। शिवाजी इशूड कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स, कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स, तो इसलिए इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इनके जो कॉपर कॉइन्स थे इनको हम कहते हैं शिव रईस, ठीक है ना। और ये फर्स्ट मराठा रूलर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था राजशका। सो अगेन एक इंफॉर्मेशन और मिल गई कि विच ऑफ द रूलर्स, ठीक है, स्टार्टेड द राजशका दैट इज द रॉयल एरा, तो ये शिवाजी थे, ठीक है। अब ये जो गोल्ड कॉइन था दैट इज, इसको कहा जाता था हॉर्न, और ये प्रोबेबली इशू किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ हिज कोरोनेशन, जो कि हुआ था 1674 में। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर एक तरीके से है, और ये है इतिमाद उद्दौला की टूम्ब। देखते हैं इसके बारे में। तो यहां पे ये फाइनेस्ट एग्जांपल मिलता है हमको आर्किटेक्चर इन द वर्ड्स, बिकॉज जो आगरा है हमेशा से ही हिस्टोरियन का पैराडाइज रहा है। काफी अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर चीजें जो है वहां पे हमको देखने को मिलती हैं, और एक तरीके से ट्रेजर्स कहा जाता है आर्किटेक्चर का, सच एज ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, फिर इत्मादुद्दौला की टॉम्ब हो गई। टॉम्ब की बात करें, इत्मादुद्दौला की, इसको कंस्ट्रक्ट किया था और कंस्ट्रक्ट करवाया था भाई मुगल क्वीन नूरजहां ने, ओके। और ये जो करवाया था 1622 से 1628 थे। ये जो थे इत्मादुद्दौला, ये फादर थे इनके, जो कि इसमें बरीड हैं, टूम्ब है उनकी यहाँ पे। साथ ही साथ इत्मादुद्दौला या फिर मिर्जा गयासुद्दीन या फिर गयास बेग जो थे, फादर थे नूरजहां के, मुगल एम्परर्स के, जो कि इंटर्न वाइफ थी किसकी? दैट इज द जहांगीर की, ओके। और ये लेटर ऑल्सो मेड अ मिनिस्टर, उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था, और एक ट्रस्टेड ट्रेजरर्स थे इन द अकबर्स कोर्ट। ये एक तरीके का ट्रिब्यूट था टू हिम बाय द नूरजहां, जिन्होंने बिल्ड किया थे मसोलियम्स आफ्टर द डेथ। और ये फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ टूम बिल्ड हुआ था एक रिवर बैंक पे इन इंडिया में। ये जो ब्यूटीफुल टूम है बेसिकली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर्स, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द बेबी ताज, ठीक है ना। सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया क्या था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये बेबी ताज, इसका जो टैग है इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेनी फीचर्स थे जो कि लेटर इनकॉर्पोरेट किए गए थे, जो जब
ताजमहल बना था। इंटरेस्टिंगली इसमें जो कार्विंग्स थी इसके मॉन्यूमेंट्स में वो काफी बेटर हैं, ठीक है ना, जो कार्विंग्स है इवन वो ताजमहल से भी ज्यादा बेटर है अगर हम उसको कंपेयर करें। और डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स ऑफ जो ताम का है वो काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो इट हैज बीन बिल्ट इन द सेंट्रल एशियन पैटर्न ऑफ ए डूम्ड स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मल गार्डन है, वाटर वेज देखने को मिलते हैं और इसका जो प्लान है कंप्लीट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है। साथ ही साथ जो इत्मादुद्दौला दौलास का जो टुम है वो एक प्योर व्हाइट में है। इट्स ऑल्सो द फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर है प्योर व्हाइट मार्बल में, प्योर व्हाइट मार्बल का जहां पे यूज हुआ हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट मुगल स्ट्रक्चर इसको इसलिए भी कंसिडर किए जाते हैं कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है दैट इज द पेत्रा द्यूरा, पेत्रा द्यूरा का भी यूज किया गया था। ओके, और यहाँ पे इनलेट सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन पेत्रा द्यूरा स्टाइल्स में इसको लगाए गए थे, जो कि फर्स्ट यूज हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ इत्मादुद्दौला टूम में, ठीक है। और इसको लेटर यूज किया गया था ताजमहल में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो टूम है इत्मादुद्दौला का तो एक तरीके से ये मार्क करता है सिग्निफिकेंट, जिसमें डिपर्चर देखने को मिला था हमको जो अर्लियर मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये भी शो करता है दैट इज द डिपार्चर ऑन दी मुगल्स जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और इसमें इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को काफी एग्जाम्प्लीफाई करता है। साथ ही साथ जो टोम है सेंट्रल एशियन डोम स्ट्रक्चर है, इंटीग्रेट कार्विंग्स जो है काफी ज्यादा, जाली स्क्रीन्स जो है बेसिकली वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और 4 स्मॉल मिनरेट्स भी देखने को मिलती हैं। जाली ये जो है 1 2 एक के पीछे 3 4, तो 4 मिनरेट्स वो भी हमको काफी देखने को मिलती हैं एट दी 4 कॉर्नर्स, जो कि स्मॉल टॉम स्ट्रक्चर आर काफी स्प्लेंडेड बना देती हैं। साथ ही साथ इसमें जो इंटीग्रेट कार्विंग्स है, ठीक है ना, ऑन द मार्बल एंड मार्बल स्क्रीन, वो काफी इंपॉर्टेंट एक इंप्रेशन देता है मैजेस्टिक एंड गैलेंट ऑब्जेक्ट का। ओके, यहाँ पे ये पेत्रा द्यूरा की हमने बात करी, तो थोड़ा पेत्रा द्यूरा की हम बात कर देते हैं। तो पेत्रा द्यूरा को हम ये भी कहते हैं दैट इज द पर्शियन कारी, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम इसको यूज करें तो एक तरीके की टेक्निक है जिसमें यूज किया जाता है वेरियस कट्स और फिट किया जाता है, हाईली पॉलिश कलर स्टोन्स होते हैं और उससे एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सिंपली एक डेकोरेटिव स्टाइल है। तो इसमें जो स्टोन वर्क होते हैं इसको पहले असेंबली करते हैं लूजली, फिर ग्लू करते हैं स्टोन बाय स्टोन को, ठीक है, सो दैट एक तरीके से स्लाइस करते हैं, कट करते हैं डिफरेंट शेप्स में ताकि प्रॉपर तरीके से फिट हो पाए, असेंबल हो पाए, और उसके बाद फिर इसको बहुत अच्छे से उसको इंटीग्रेट करवा देते हैं, ठीक है ना, सो दैट जो ईच सेक्शन है इसमें प्रैक्टिकली विजिबल हो। स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो उसको कैसे किया जाता है कि जो ग्रूविंग की जाती है बिसाइड द स्टोन, सो दैट वो इंटरलॉक हो जाए अपने आप ही, और एक तरीके से जिग्सॉ पजल जो है उस तरीके से इसको फिट करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने डिफरेंट कलर स्टोन्स यूज करते हैं, सच एज मार्बल्स भी यूज करते हैं, सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन्स भी यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से पेत्रा द्यूरा स्टाइल है। नाउ जो लास्ट है दैट इज हमारा गोलकोंडा सीज, या फिर अगर हम बात करें तो सीज ऑफ गोलकोंडा भी कह सकते हैं। अब ये हुआ था इन द ईयर 1687 जब मुगल एम्परर औरंगजेब ने अपनी फोर्सेस को लेड किया था और डिसीज कर दिया था कुतुब शाही डायनेस्टी को, कुतुब शाही डायनेस्टी को, और सिंपली गोलकोंडा फोर्ट में, ठीक है ना, जो कि जानी जाती है एज अ डायमंड कैपिटल ऑफ इट्स टाइम, एज अ डायमंड कैपिटल ऑफ इट्स टाइम। ओके, एंड वॉज होम था कॉलोर माइन का, जो कि काफी फेमस माइन है कॉलोर माइन का। अब जो रूलर ऑफ गोलकोंडा थे बेसिकली काफी ज्यादा वेल एंट्रेंस थे, अबुल हसन कुतुब शाह और औरंगजेब, और जो मुगल आर्मी थे वो काफी सक्सेसफुल हो गए थे कॉन्कर करने में 2 मुस्लिम किंगडम्स को थे, दैट इज निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर और आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, दैट इज बीजापुर, सॉरी। सो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब मुगल आर्मी अराइव किया था गोलकोंडा फोर्ट में। अभी जो सीज था गोलकोंडा का ये चला था कम से कम 8 मंथ, ठीक है ना, इट लास्टेड 8 मंथ्स, ठीक है ना, एंड ऑन वेरियस ओकेजन्स बेसिकली इट हैड पुश्ड द मैसिव मुगल आर्मी टू इट्स लिमिट्स, बिकॉज ये जो फोर्ट था इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। इनफैक्ट जो गोलकोंडा फोर्ट था बेसिकली एक तरीके से अगर हम बात करें तो इसको कंसिडर किया जाता था मोस्ट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज मोस्ट impregnable fort in the Indian subcontinent.
ओके और जो औरंगजेब और जो मुगल्स थे वो एंटर किया था उन्होंने गोलकोंडा थ्रू अ डिसीसिव विक्ट्री। तो ये सीज ऑफ गोलकोंडा की जो इमेजेस है दे रखी है। तो विद दिस क्लास 7 में जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो एलिमेंट्स थे वो सारे हमने एक साथ कवर कर लिए हैं। तो आपके लिए भी काफी इजी रहेगा इसको रिकॉल करना, ठीक है, या पढ़ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसको आप कर लेंगे। तो डेफिनेटली जितनी भी चीजें हमने 50 स्लाइड्स में कवर करी हैं वो सब आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ऐसे ही हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी करेंगे, 9 की एनसीईआरटी करेंगे, या फिर ओल्ड या फिर न्यू, तो हम एक तरीके से उसको कंपाइल कर लेंगे एक जगह आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।